तो दोस्तों, इसराइल के बारे में हम लोग ज्यादातर चीजें जानते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही छोटा देश है जहाँ की पॉपुलेशन कम है, जमीनें कम है, और सबसे बड़ी बात कि जमीन भी ऐसी है जो कि किसी भी तरह का कोई रिसोर्स उसे नहीं देती। चलिए, बाकी अरब देशों की भी अगर बात की जाए तो सूखी जमीन पर जरूर रहते हैं, लेकिन कम से कम तेल मिल जाता है। लेकिन इसराइल की जमीनों में तो वो भी नहीं था। अभी कुछ ही समय पहले ऑयल की खबरें निकल कर आई थी। इससे पहले तो इसराइल अपनी छोटी सी आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर होता था। कहने का मतलब, इसराइल के पास ले देकर कुछ भी नहीं था। ना तो उसके पास पैसा था, ना जमीनें थी, और ना ही पॉपुलेशन थी। लेकिन इसराइल उसके बावजूद इतना सब कुछ कैसे कर पाता है? रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई है, जानकर आप चौंक जाएंगे। इसराइल ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अगर इसराइल की ही स्केल पर अमेरिका और रशिया जैसे देशों को रखे ना, तो वो भी इसराइल के सामने बोने नजर आएंगे। कुछ ऐसा करके दिखाया है। और आज हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से इसराइल की ही नीति को ताइवान और भारत जैसे देशों ने फॉलो करना चाहिए, वरना भविष्य अंधकार में होगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत की अगर बात की जाए तो भारत हमेशा से ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में से एक रहा है। इस मामले में चाइना और भारत से आगे आज तक कोई गया ही नहीं है और ना कोई जा पाएगा। जमीनों की बात की जाए तो उसमें भी बहुत रिसोर्सेस थे। हम लोग सारी चीजों को अगर चाहते तो भारत के अंदर अरेंज कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कई दशकों से, लगभग आजादी के बाद से लेकर आज तक, दुनिया में हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 देश रहे हैं। लेकिन इसराइल को आप देख लीजिए, इतना छोटा सा देश है, हथियार खरीद तो छोड़ दीजिए, उसने हथियार एक्सपोर्ट में वो चीज अचीव कर ली है जो आज भारत अपने लिए टारगेट भी नहीं रख सकता। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत $1.5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट करता है। यानी पर ईयर हमारी पोटेंशियल $1.5 बिलियन तक पहुंची है, $1.5 बिलियन तक। अभी रिसेंटली कुछ खबरें निकल कर आई कि वियतनाम के साथ हमारी ब्रह्मोस को लेकर डील हो सकती है, जो कि $625 मिलियन के आसपास होने वाली है। 350 से लेकर $400 मिलियन के अंदर हम लोगों ने फिलीपींस को मिसाइलें बेची है। तो हम लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि देखिए, अकेले ब्रह्मोस ने ही $1 बिलियन अर्न कर लिया। और इसके अलावा हम लोगों ने एम रखा है हमारा कि 2024-25 तक हम लोग हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचा देंगे बराबर। लेकिन रिसेंटली खबरें निकल कर आई है कि इसराइल का डिफेंस एक्सपोर्ट $12.5 बिलियन तक पहुंच चुका है। $12.5 बिलियन। सोचिए, जब हम लोग $5 बिलियन के आसपास पहुंचेंगे 2024-25 में, तब मेरे ख्याल से इसराइल का ये आंकड़ा 15 क्रॉस कर चुका होगा। तो हमसे इतना ज्यादा छोटा देश डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में हमसे लगभग 3 गुना आगे निकल जाएगा। आज की अगर बात की जाए तो आज भी 10.5 से 11 गुना वो हमसे आगे निकल जा चुका है। तो सोचिए, ऐसा क्या हुआ इसराइल के अंदर जो भारत के अंदर नहीं हुआ? और भारत कर नहीं सकता था? सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी भारत ने कुछ किया ही नहीं। हम लोग केवल विदेशों से ही हथियार खरीदने के ऊपर निर्भर रहे, और यही एक कारण है कि आजू बाजू में छोटे मोटे देश भी हमसे डरते नहीं हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक आप इस फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि चाइना या फिर अमेरिका जैसा इन्फ्लुएंस आप दुनिया के दूसरे देशों पर जमा पाएंगे। आपको विश्व गुरु कोई नहीं मानने के लिए तैयार होगा, चाहे आप हों एक्चुअली। इसके अलावा अगर इसराइल की दूसरी पॉलिसी देखी जाए जो कि ताइवान के लिए सूटेबल है, तो वो है आक्रामकता। ताइवान को हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी तक डिफेंसिव मोड में ही है। वो अभी तक दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहा है कि अमेरिका बचाने आएगा, नेटो बचाने आएगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ इस तरह की नीतियां बनाकर रखी है, पॉर्क्यूपाइन टाइप की, कि अगर चाइना उनके ऊपर अटैक करने आता है तो ये वो अभी से ही मान रहे हैं कि हम जीत नहीं पाएंगे चाइना के खिलाफ। लेकिन जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन चाइना को डैमेज बहुत पहुंचा देंगे कि चाइना हमें जीतने के बाद भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा। उसको बहुत तगड़े तरीके से नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ताइवान की जो व्हील पावर है वो केवल चाइना को छोटा मोटा डैमेज पहुंचाने तक की ही है। वो हार कर जीतने वाले बाजीगर बनेंगे, इस तरह की नीति को अपना रहे हैं। जबकि इसराइल को आप देखिए कि इसराइल के ऊपर 6 देश एक साथ अटैक करते हैं इसराइल की जमीन हड़पने के लिए, लेकिन केवल 6 दिनों में ये युद्ध समाप्त हो जाता है, इसराइल जीत जाता है और इसराइल का नक्शा बड़ा हो जाता है। इसके बाद भी जब दुश्मनों ने कोशिश की कि इसराइल को हथिया लिया जाए, कब्जा लिया जाए, उसके ऊपर अटैक किया जाए, उस समय भी इसराइल ने 2-3 दिनों के अंदर ही गेम कर दिया और फिर से अपना मैप बड़ा कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि इसराइल के सामने भी कोई छोटे मोटे दुश्मन नहीं हुआ करते थे। उस समय इराक, जब सद्दाम हुसैन इराक का तानाशाह हुआ करता था, उस दौरान की बात बता रहा हूँ। इसके साथ साथ उसने इजिप्ट से लड़ा। इजिप्ट भी उस समय काफी ज्यादा ताकतवर देश माना जाता था, और भारत जितने ही हथियार खरीदा करता था, इजिप्ट भी। इसके अलावा आजू बाजू में जॉर्डन है, सीरिया है, तो चारों तरफ से घेर कर उसके बाद इसराइल के ऊपर अटैक वगैरह किए जाते थे। लेकिन एक भी अटैक को इसराइल ने कामयाब नहीं होने दिया, और जब भी युद्ध किया अपना नक्शा ही बड़ा किया। और इसके बाद भी अगर आप दोनों देशों को कंपेयर करना चाहें, इसराइल और ताइवान को,
तो इसराइल की तुलना में ताइवान के पास में ज्यादा बड़ी जीडीपी है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा आगे है ताइवान। अगर ताइवान भी चाहे कि अपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए किया जाए तो हर हाल में वो ये चीज अचीव कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस तरह का तर्क मैंने पहले एक बार दिया था, उस समय कुछ लोगों का कमेंट ये आया था कि देखिए अमेरिका ने ताइवान को पंगु बना कर रखा है, हर तरह की मदद चूंकि अमेरिका कर देता है तो ताइवान को अपने खुद से किसी भी चीज को डेवलप करने की जरूरत पड़ती नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ही आंसर है कि अमेरिका इजराइल के भी उतने ही करीब था जितना कि ताइवान के है, और ताइवान की तरह ही इजराइल को भी सारी चीजें अमेरिका देने के लिए प्रतिबद्ध था। लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने अमेरिका से हथियार लेने के बावजूद अपने खुद के भी हथियार डेवलप किए, और आज कुछ इस तरह के हथियार डेवलप किए हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड चर्चाएं होती है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यही सोचा था कि मैं अपनी वॉर टेक्नोलॉजी दुनिया को बताऊंगा और किस तरह से रशिया हाईटेक वेपन्स बना सकता है, बनाता है, ये पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। लेकिन इस युद्ध में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया रशिया। जबकि 2019-20 में जब गाजा के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस दौरान इसराइल ने अपनी वॉर टेक्नोलॉजी दुनिया को बताई थी और बताया था कि किस तरह से 5th जनरेशन वॉरफेयर को लड़ा जाता है। उसके बाद इसराइल के हथियारों की सेल बढ़ी और ये वही कारण आप देख पा रहे हैं कि आज वो 12.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट तक पहुंच चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड उसकी है एयर डिफेंस सिस्टम्स और साथ ही उसके ड्रोन्स की। और इससे भी चौंका देने वाली बात कि जब से इजराइल के दुश्मनों ने उसके साथ पीस डील की है, जिसमें यूएई है, बहरीन है, ओमान है, इस तरह के देशों के साथ पीस डील होने के बाद उसकी ये सेल बढ़ी है, क्योंकि इन्हीं देशों ने जो उसके दुश्मन हुआ करते थे, इन्होंने इजरायली हथियार बड़े स्केल पर खरीदे और आज उसकी सेल 12.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी आसानी से भारत और ताइवान दोनों अचीव कर सकते हैं। इसराइल की ही भांति ताइवान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके पास पैसा और टेक्नोलॉजी सब कुछ है, जरूरत भी है। एक बार इवन ताइवान ने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करना शुरू भी किया, लेकिन फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उसने ये काम बंद कर दिया। सोचिए अगर ताइवान के पास न्यूक्लियर वेपन्स बन गए होते, एक डर्टी बॉम्ब ही बन गया होता ना, तो चाइना की औकात नहीं थी कि वो कभी ताइवान के ऊपर अटैक भी कर सकता। और ऐसा कुछ एक्चुअली किया है इसराइल ने। उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी गुप्त रूप से कम रिसोर्सेज के साथ बनाकर तैयार कर लिए। अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि जर्मनी, जो कि सुपर पावर देशों में से एक था, रिसेंटली उसने इसराइल का BMD खरीदा, जो कि एरो सीरीज की मिसाइलें हैं, एरो 1, एरो 2, एरो 3, उस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकते हैं, वो जर्मनी द्वारा खरीदे गए हैं। ये वही जर्मनी है जिसने इसराइलियों के ऊपर जेनोसाइड किया था, लेकिन आज देखिए पूरी चक्री वापस घुमा दी। तो मेरे ख्याल से यही पॉलिसी बेस्ट है। भारत हो या फिर ताइवान हो, अच्छे देशों के लिए तो इजराइल वाली पॉलिसी ही एकमात्र सॉल्यूशन है।